स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक्स था, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। अब बिल ऑफ क्वांटिटी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेट ऑफ एनालिसिस देखेंगे, एनालिसिस ऑफ रेट, पर्पस, ये सारा चीजें का नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। अब समझते हैं क्या क्या होता है। बीओक्यू आप लोग प्रैक्टिकली देखे थे कि कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है। अब बीओक्यू इज अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क showing the description, quantity, unit, rate and amount। बीओक्यू आप लोग पहले ही देख चुके हैं लास्ट क्लास में। पर्पस ऑफ बीओक्यू क्या होता है? टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, टू इनवाइट टेंडर। अब देखो, अगर बीओक्यू बन रहा है, अगर आप टेंडर फ्लोट किए सर। मार्केट, कुछ बोल रहे हो? हेलो। हाँ बोलिए। सर आप स्क्रीन शेयर किए क्या? लास्ट क्लास वाले था बच्चा। ठीक है। तो बीओक्यू देखो, पहले हम लोग देखे थे कि जो टेंडर फ्लोट कराए थे, तो उसमें क्या होता है कि हर एक अलग अलग कंपनी अपना अपना बिल ऑफ क्वांटिटी देता है कि हम इतना में काम कर देंगे, हम ये काम तो इतने अमाउंट में कर देंगे। तो बीओक्यू से क्या फायदा होता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का जो बिड आता है, वो हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो डिटेल वर्क शो होता है ना। तो उसको हम लोग आराम इजिली सारे बिड को कंपेयर कर सकते हैं। टू कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टू मेक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन कंप्लीटेड वर्क। वन टाइम पेमेंट कभी नहीं होता है सिविल में। इसमें क्या होता है, कभी नहीं होता ये नहीं बोलेंगे, ज्यादातर वन टाइम पेमेंट नहीं होता है। हमेशा क्या होगा कि आपके या तो मंथली पेमेंट होगा, या फिर वीकली पेमेंट होगा, या फिर 10% ऑफ प्रोजेक्ट जैसे हो गया, उसके बाद पेमेंट होता है। ठीक है। तो टू मेक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन कंप्लीट वर्क। तो पर्पस ऑफ बिलिंग समझ में आया कि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, टेंडर इनवाइट करने के लिए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर जो बिड देगा उसको कंपेयर करने के लिए, प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, और पेमेंट करने के लिए हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी जरूरी होता है। ठीक है, तो यही पर्पस है हमारा बीओक्यू बनाने का। कंटेंट, तो कंटेंट क्या होता है बीओक्यू का, वो तो देख ही चुके हो। ठीक है। सीरियल नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम रहेगा, उसका क्वांटिटी जो फाइनल करके निकालते हैं वो इस पे लिखते हैं, और सीधा रेट लिख के उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं। फिर हर एक वर्क का जो अमाउंट आता है, मान लो जैसे अर्थ वर्क हो गया, पीसीसी कंक्रीट हो गया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, तो इसका हम लोग टोटल करके फिर लास्ट में फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं। और जिस शीट में निकालते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं, और इसी को बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, बीओक्यू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ बीओक्यू। तो बीओक्यू भी अलग अलग टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है आइटम रेट बीओक्यू, जिसमें आपका रेट दिया हुआ रहेगा पर यूनिट ऑफ ईच आइटम आइटम। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। फिर एक होता है लमसम। लमसम कहने का मतलब ये है कि एक डायरेक्ट ही आपको वहां पे सिंगल अमाउंट दे देगा प्रोजेक्ट का। डिटेल्ड बीओक्यू, इसमें हर एक आइटम का ब्रेकडाउन रहेगा कि कैसे कैसा काम हो रहा है, और उसका क्वांटिटीज मेंशन रहेगा। और जितना भी लार्ज कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे हमेशा डिटेल्ड बीओक्यू ही चलता है। क्लियर? अब बीओक्यू बनाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, देखो। तो पहला होता है कि आपको ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, और उसका जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो आना चाहिए रीड करने के लिए। जैसे कि मान लो अगर हम रेनफोर्समेंट में लिख दिए हैं, इन केस, तो एक ड्राइंग शो करते हैं। ठीक है। देखो, ड्राइंग रीड करना और उसका स्पेसिफिकेशन जानना, ये आना चाहिए। तो ये कैसे होता है, तो अगर हम एक कैट फाइल पे चेक करते हैं, तो एक कॉलम का यहाँ पे सेक्शन है। तो आप अगर यहाँ पे एस्टिमेट करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसका विड्थ क्या है और इसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पीसीसी 100 थिक, तो 100 क्या, तो 100 जो होता है ये पीसीसी 100 mm का थिकनेस होता है, ये वाला जो इसका थिकनेस है। ठीक है। ये कैसे पता? क्योंकि साइड में यहाँ पे एक जनरल नोट लिखा हुआ रहता है, जिसमें यहाँ पे मेंशन है ऑल डायमेंशन आर इन mm
अनलेस अदरवाइज मेंशन, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम उसको हमेशा में ही मानेंगे, मिलीमीटर में मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको रीड करने आना चाहिए। दूसरा, एक और डाटा बताते हैं। ये वाला जो कॉलम है, ये फुटिंग है नीचे का, यहाँ से ये कॉलम ऊपर आया है, यहाँ पे ये बीम है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आपका नीचे से लेके यहाँ तक का बीम का नीचे का लेवल बोलता है 1500 mm। दूसरा चीज, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका फुटिंग का नीचे वाला पोर्शन से यहाँ से लेके यहाँ तक है जोन ए। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है जोन बी। तीसरा चीज, कि यहाँ पे जितना भी टाई बीम है ये बहुत नजदीक नजदीक है। बीच में देखोगे जोन बी में तो थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, जिसको रिंग बोलते हैं। फिर ऊपर आगे देखो यहाँ पे नजदीक नजदीक है। ये सारा चीजें रीड करने आना चाहिए। और ये जो है, ये कितना नजदीक नजदीक, तो जोन ए में जो हम टाइज देंगे वो हम 8 टाया का यूज करेंगे और 100 mm सेंटर टू सेंटर। मतलब एक टाई एक टाई से दूसरे टाई का बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर, वो कितना होगा, 100 mm। और जो सरिया यूज करेंगे उसका डाया होगा 8 mm का। तो ये सारी चीजें रीड करने भी आना चाहिए। मेन चीज तो ये, आप रीड करोगे तभी तो एस्टिमेट कर पाओगे। ठीक है, डाउट है यहाँ तक? तो पहला चीज यही कहता है कि स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ बीओक्यू, आपको क्या आना चाहिए, स्टडी, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन उसका होना चाहिए। ठीक है, टेक मेजरमेंट ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क, सबका मेजरमेंट लेना होगा। अब मेजरमेंट किस में लेंगे, तो अलग अलग आइटम का अलग अलग यूनिट होता है। एक्सकवेशन में हम लोग मीटर क्यूब देखे थे, उसमें भी आपका अलग, हाँ, कि जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मीटर क्यूब में ही ले। ब्रिकवर्क, प्लास्टरिंग, कंक्रीटिंग, देखो, अगर डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर था तो हम लोग उसको मीटर स्क्वायर में ले रहे थे, और उससे ज्यादा रहेगा तो हम लोग मीटर क्यूब में ले रहे थे। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मटेरियल का सारा क्वांटिटी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ लेबर भी कैलकुलेट करना है। सारा आइटम को लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हो, मान लो हम एक एस्टिमेशन शीट खोलते हैं, तो इसमें हमेशा ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कहीं पे भी पहले स्टार्ट कर दे ब्रिक वर्क, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले साइट क्लीनिंग होगा, फिर एक्सकवेशन होगा, सैंड फिलिंग होगा, पीसीसी होगा, थोड़ा सा जूम करें तो उसका शटरिंग लगाएंगे, फिर फुटिंग का कंक्रीटिंग करेंगे, तो हर एक फिर वन लाइन प्लेन बीम का ब्रिक वर्क होगा। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले क्या कर दिए कि सीधा कास्टिंग दिखा दिए। ठीक है, तो वैसे नहीं होता। जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे हमको इसको प्रेजेंट करके रखना रहता है, लॉजिकल ऑर्डर। क्लियर? एंटर यूनिट्स एंड क्वांटिटीज, अप्लाई रेट टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। यहाँ तक डाउट है तो पूछो। डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बीओक्यू, प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ project cost, help in accurate budgeting, ensure transparent tendering process, simplify payment calculation, help in control and planning। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज में बोलता है कि प्रिपरेशन रिक्वायर्स टाइम एंड स्किल्ड पर्सन। अब जो पूरा बीओक्यू बनाएगा तो उसके वो उसमें बनाने में एक तो पहला टाइम लगता है काफी ज्यादा, दूसरा कि बहुत स्किल पर्सन चाहिए हर एक चीज को कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, एरर इन क्वांटिटी,
कैलकुलेशन कैन इफेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आप क्वांटिटी गलत निकाल दिए तो क्या होगा? कॉस्ट गलत आएगा प्रोजेक्ट का। मान लो एक्सकेवेशन आना चाहिए था, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालते हैं ना, आप हाइट मल्टीप्लाई करना छूट गया, तब तो लॉस हो जाएगा, कम आ जाएगा ना डाटा। ठीक है। नीड रिविजन्स इफ डिजाइन चेंज ऑकर। तो अगर डिजाइन अगर चेंज होता है तो रिवीजन तो लगता ही है, बट अगर डिजाइन चेंज नहीं भी होता है तो फिर भी हम लोग एक बार पूरा एस्टिमेट को एक बार हम लोग रिवाइज जरूर करते हैं कि कहीं कुछ भी छूटा ना हो। ठीक है। तो ये सब टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए ये सब इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर? सिलेबस का अगला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट। इसका पर्पस, इंपॉर्टेंस और प्रोसीड्योर आपको पढ़ना है। तो रेट एनालिसिस करने का क्या मतलब है? तो मार्केट रेट लेकर कंपनी को हम लोग क्या करते हैं, हर एक कंपनी जो अपना अपना रेट देता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे आप ही लोग समझो कि जैसे आप लोग अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कोई भी चीज, मान लो फोन ही खरीदना, तो आप लोग भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे चेक करते हो किस पे कहाँ पे कम मिल रहा है, रेट को एनालाइज करते हो। ठीक है। फिर जहाँ कम मिलता है वहां से ऑर्डर करते हो। क्लियर? So rate analysis is a process of determining the cost per unit of a particular item of work by considering the cost of material, labor, equipment, transportation, overhead charges and contractors profit. रेट एनालिसिस जो है वो एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, किसी भी आइटम का एक यूनिट का कॉस्ट। एक यूनिट कहने का मतलब कि अगर हम मान लो कि एक डोर के लिए मटेरियल लेने जा रहे हैं तो क्या क्या लोगे? उसका चौखट देखोगे, प्लाई देखोगे, तो वो सब नंबर्स में आता है। ब्रिक लेने जाएंगे तो वो क्या होता है कि हम लोग बाय वॉल्यूम ऑर्डर करते हैं। सीमेंट लेने जाओगे तो ये भी बाय वॉल्यूम ऑर्डर होता है। तो हर एक चीज का क्या है कि अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। तो हर एक चीज का आपको पर यूनिट कॉस्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। सिर्फ मटेरियल ही नहीं, लेबर का भी, जो अलग से आपका मशीनरी यूज होगा, इक्विपमेंट्स उसका, ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके अलावा जो सरप्लस चार्ज होता है जिसको ओवरहेड चार्ज बोलते हैं, कुछ एडिशनल खर्च पड़ गया तो वो, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। क्लियर? ये सारी चीजों का हम लोग रेट एनालाइज करते हैं। आगे बढ़े। जैसे कंक्रीट है तो हम इसको क्या लेते हैं, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट। प्लास्टर करते हैं तो मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना आएगा वो खर्च पड़ेगा, वो चेकआउट करते हैं। ब्रिक वर्क हो रहा है तो 1 मीटर ब्रिक वर्क में कितना कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है। पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस to determine the unit cost of different item of work, to prepare detailed estimate of construction projects, to fix standard rate for construction work, to check contractors quotation समझते हो? ठीक है, बताते हैं। कोटेशन ये होता है कि जो, मान लो आपको किसी भी चीज खरीदने गया, आप उसका रेट लिए मार्केट, तो जिससे आप क्या, मान लो एक बल्ब लेने के लिए आपको भेजा गया, कंपनी बोला कि जाइए बल्ब का रेट पता करके आइए। तो आप 4-5 दुकान में गए, बोले ये हमको बल्ब लेना है, 2 mm का वायर लेना है, और 16 एम्पेयर का स्विच लेना है हमको, तीनों का आप कोटेशन दीजिए कि आप कितना प्राइस इसका लीजिएगा। ठीक है। तो वो चीज कहलाता है कोटेशन, की किसी से आप रेट लेते हो। ठीक है। फिर उस रेट को कोट करके फाइनल सबमिट करते हैं कि हाँ इतने में हम लोग यहाँ यहाँ से ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज का बात करें, अभी जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रिंटर लेना था तो प्रिंटर का ऑर्डर हुआ। तो हम लोग क्या किए कि टेंडर फ्लोट किए कि कौन कौन हम लोग को प्रिंटर देगा। तो मार्केट में रेट पता किए, तो 4-5 दुकानदार अपना अपना रेट कोट करके दिया।
कि हम इतना में देंगे, हम इतना में देंगे, हम इतना में देंगे। हम लोग स्पेसिफाई करके दिए थे कि स्कैनर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर चाहिए, लेजर प्रिंटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग सारा कोट करके दिया, वही कहलाता है आपका रेट का कोटेशन। क्लियर। अगला, टू कंट्रोल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टू कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ रेट एनालिसिस, accurate cost estimation, tender preparation, cost control, financial planning, comparison of rate, decision making। देखो सब जगह पे ना आपको लमसम एक ही टाइप का पॉइंट्स आगे पीछे करके मिलेगा, तो आप अगर एक बार थ्रू आउट इसको चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा चीज एक दूसरे से मिला हुआ ही है। क्लियर। अगला टॉपिक पे आते हैं, रेट एनालिसिस समझ गए होगे, सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रेट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, categories of labor and their skill, number of labors and daily wages for different item of work। एक एक करके समझते हैं। रेट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो जो मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट, ब्रिक्स, स्टील, स्टोन, टिम्बर, लाइम, बिटुमिन, पेंट, तो ये सब का रेट क्या है, मार्केट का करंट रेट। ये सारे चीजें आपको जानना है क्योंकि ये सारे चीजें सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, रेट ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सीमेंट अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो 350 से लेके 450 है, और अभी थोड़ा वॉर की वजह से रेट और हाई है, तो 380 के आसपास अभी मिनिमम एसीसी का सीमेंट मिल रहा है। ठीक है, जो सीमेंट का बैग आता है वो 50 केजी का होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर। सैंड का हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम में मंगाते हैं, तो मीटर क्यूब ये 1200 से लेके 1800। ये रेट इसलिए वैरी है क्योंकि हर लोकेशन पे अलग अलग बालू का रेट है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट 1400 रुपए से लेके 2000 तक का आता है। कोर्स एग्रीगेट भी देखोगे ना तो दो तरह का होता है, एक आपको व्हाइट दिखेगा, एक आपको ब्लैक टाइप का दिखेगा, ग्रेश, डार्क ग्रे। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग है प्राइस। ब्रिक वर्क, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक लोगे तो 6 रुपया से 8 रुपया पीस वो पड़ता है। इन जनरली अभी जो करंट रेट है वो 8 रुपया ही पड़ता है। हाँ, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में मंगाओगे तो थोड़ा डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे 1000 ब्रिक का लिखा हुआ है कॉस्ट, तो 1000 ब्रिक का क्या होगा, 6000 से 8000, क्योंकि एक का 6 से 8 रुपया कॉस्ट है। अगर कम क्वांटिटी में मंगाओगे, 200 300 500 ऐसे कुछ अगर घटा हुआ रहता है, तो वो 10 रुपया पीस मार्केट रेट है। जो खुले में सामान मिलता है ना, वो रेट बता रहे हैं। जैसे कुछ चीजें होलसेल मिलता है, कुछ फैक्ट्री से डायरेक्ट निकलता है, उसके बाद वो होलसेल पे आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो रिटेलर के पास आता है। तो अगर जैसे आप लोग सामान खरीदते होगे राशन वगैरह, तो वो सब का रेट क्या, अगर आप खुला किराना दुकान से ले रहे हो तो ज्यादा पैसा लगेगा, होलसेल में लोगे कम पैसा लगेगा, थोड़ा सा उसमें कट माइनस हो जाता है। ठीक है, अब सीधा फैक्ट्री से लोगे तो और कम पड़ेगा। तो ये आपका सारा फैक्ट्री रेट। क्लियर। स्टील 60 से 75 लिखा है, बट करेंटली अभी 80-85 रुपया किलो चल रहा है, बट ये रेट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, करंट मार्केट 80-85 रुपया का है। स्टोन 2000 से 3000 रुपया मीटर क्यूब। लकड़ी, अगर लकड़ी देखो, टिम्बर अगर आप लेते हो 1 मीटर क्यूब टिम्बर, तो 35 से 50 हजार रुपया आपको पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि लकड़ी कैसा है, आम का लकड़ी है या सखुआ का लकड़ी है। सखुआ सबसे बढ़िया होता है, महंगा होता है। ठीक है, सागवान है, अलग अलग है लकड़ी। तो टिम्बर का भी सबका अलग अलग रेट होता है। लाइम मतलब चूना, ये 8 से 12 रुपया किलो है। बिटुमिन 55 से 70 रुपया किलो है। ठीक है, पेंट एंड वार्निश आप लेने जाओगे तो जो पेंट है वो 250 से 350 रुपया पर लीटर आपको मिलता है मार्केट रेट। ठीक है,
ये पूरा दुकानदारी का चीज है। तो यूनिट रेट सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? यही सारा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, इसी को हम लोग यूज करेंगे एस्टिमेशन में। अगला टॉपिक है कि लेबर्स एंड देयर स्किल। देखो, लेबर्स को हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। एक होता है अनस्किल्ड लेबर, एक होता है सेमी स्किल्ड लेबर, फिर आता है स्किल्ड लेबर, फिर उसके ऊपर आ गए तो एक हाईली स्किल्ड लेबर का भी एक है। क्लियर? तो अनस्किल्ड कौन कहलाएगा? जिसको कोई भी ट्रेनिंग वगैरह का जरूरत नहीं है। जैसे लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग कहने का मतलब क्या? कि ईटा उठा रहा है, गाड़ी पे रख रहा है, फिर जहाँ पे पहुंचाना है वहां पहुंच के वहां पे वापस से गाड़ी से ईटा उठा के वापस जमीन पे रख दिया। इसमें कोई स्किल का जरूरत नहीं है। और जो ऐसे काम करते हैं वो अनस्किल्ड लेबर कहलाते हैं, कि कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? गड्ढा खोदना है, साफ सफाई करना है, डिगिंग, गड्ढा खोदना, साफ सफाई करना, तो ये सब आता है आपका अनस्किल्ड लेबर में। सेमी स्किल्ड लेबर में कि जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, जो ट्रेन होता है थोड़ा सा। ठीक है? जैसे मैसन। मैसन कहने का मतलब जो आपका दीवार का जोड़ाई करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राजमिस्त्री। ठीक है? जो ब्रिकवर्क का काम करते हैं उनको हम लोग मैसन बोलते हैं इंग्लिश टर्म में। तो मैसन का जो हेल्पर होता है वो हो गया सेमी स्किल्ड लेबर। पेंटर का जो हेल्पर होता है, मशीन ऑपरेटर होता है, ये सब आता है सेमी स्किल्ड लेबर में। क्लियर? मशीन ऑपरेट करने का मतलब क्या? कि ड्रिल मशीन चला ले रहा है, कटर मशीन चला ले रहा है, वाइब्रेटर चला ले रहा है। ठीक है? स्किल्ड में कौन कौन आ जाएगा? जिसके पास अच्छा खासा स्किल हो, जैसे कि मैसन जो आपका ब्रिकवर्क करता है। ठीक है? वो आपका प्लास्टर भी करेगा, वो फिनिशिंग का काम करेगा, तो उसको सारा आइडिया है। अगर अनस्किल्ड से अगर आप दीवार जोड़वाओगे तो वो दीवार टेढ़ा नहीं जोड़ देगा। इसीलिए हमको हमेशा स्किल्ड लेबर से, जो काम जिसका है उसी से कराना चाहिए। ठीक है? तो मैसन हो गया। कारपेंटर बड़ी लकड़ी का जो काम करेगा वो सब स्किल्ड में आएगा। इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, बार बेंडर। ठीक है? जो सरिया का काम करेगा वो बार बेंडर कहलाता है। सरिया का काम कहने का मतलब, यहाँ पे चेक कराते हैं आपको। ये देखो, कौन सा बार बेंड होके अप आएगा, बेंड अप बार कहाँ पे प्रोवाइड होगा, कौन सा बार नीचे रहेगा, तो ये सब का नॉलेज जिसको है वो ये हाईली स्किल्ड में आएगा, और ये कहलाता है आपको बार बेंडर। ठीक है? लेबर एंड देयर स्किल, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा, ये तो बता ही दिया, ऐसे वापस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, मैसन क्या करता है? ब्रिक वर्क और प्लास्टर का काम करता है। कारपेंटर, कारपेंटर क्या करेगा सिविल में? शटरिंग करेगा या वुडवर्क करेगा? शटरिंग बोल लो, सेंटरिंग बोल लो। ठीक है? बारबेंडर स्टील रीइंफोर्समेंट वर्क करेगा, अभी फोटो दिखाएं। ठीक है? इलेक्ट्रिशियन सारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करेगा। प्लम्बर पाइप फिटिंग करेगा। इसके बाद आता है कि कौन सा काम करने में कितना लेबर का हमें जरूरत पड़ेगा। नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। जैसे हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब, तो वहां पे हमको एक मेसन लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, और दो लेबर लगेगा। लेबर क्या करेगा? अनस्किल्ड लेबर मसाला बनाएगा, लाके देगा। हेल्पर उसका सूता मिलाने में हेल्प करेगा, क्योंकि दीवार जो बनता है वो पूरा सूता पे बनता है। इसको प्लम बोलते हैं, प्लम बॉब। ठीक है? और
एक मेसन रहेगा जो सारा ब्रिक वर्क को करेगा। ठीक है। और ये जो डाटा है ये पर डे वर्क है। ठीक है। टिपिकल लेबर रिक्वायरमेंट फॉर 1 डे ऑफ वर्क, अगर एक दिन में आपको 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क कराना है तो आपको एक राजमिस्त्री लगेगा, एक हेल्पर लगेगा और 2 अनस्किल्ड लेबर लगेगा। क्लियर। कंक्रीटिंग का काम करना है तो ढलाई वाला काम करना है तो एक मेसन, 2 हेल्पर, 3 लेबर। प्लास्टर है 10 मीटर स्क्वायर का, ये सब पर डे वर्क है। एक दिन में 10 मीटर स्क्वायर अगर काम हो रहा है आपका प्लास्टरिंग का तो एक मेसन, एक हेल्पर और एक लेबर। क्लियर। अब एक्सकेवेशन का काम है 10 मीटर क्यूब, तो अब गड्ढा कोड़ना है, इसमें स्किल्ड लेबर क्या करेगा? स्किल्ड लेबर थोड़ी करेगा, जो अनस्किल्ड है वो आएगा। ठीक है। तो 4 लेबर मिलके 10 मीटर क्यूब एक दिन में कोड़ सकता है। ठीक है। अगर स्टील का काम है तो 100 से 200 किलो तक का काम एक दिन में निकल सकता है, एक बार बेंडर से, एक हेल्पर से और एक लेबर को मिला के अगर काम करे तो 100 से 200 केजी का काम हम लोग एक दिन में निकाल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद शटरिंग का काम है, ये एक कौन करता है? कारपेंटर करेगा। एक कारपेंटर, एक हेल्पर, 2 लेबर। अब एक बात बताओ, कारपेंटर के साथ हेल्पर और लेबर का क्या काम? सबके लिए क्वेश्चन है। कारपेंटर को हेल्पर और लेबर का क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि यहाँ पे ये सब जो बांस वगैरह लगा है, देखो नीचे से ब्रिक वर्क ईटा लगा है, ये सब जो सेट करता है कारपेंटर, ऊपर से डायरेक्शन देता है, फिर वो ये सबको सेट करता है, आगे पीछे करेगा, नीचे से ईटा लगाएगा, हाइट पे बराबर लेके आएगा, उसके बाद कारपेंटर उसको सारा अलाइनमेंट में करने के बाद वो फाइनल काटिल ठोकेगा, उसको सेट करेगी। इसलिए यहाँ पे हेल्पर वगैरह लगता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डेली वेजेस ऑफ लेबर। अब जो काम कर रहा है उसका पेमेंट कितना करना होगा, क्योंकि रेट निकालना है ना हमको बीओक्यू में, लेबर का रेट निकालना है। तो अभी जो मार्केट में राजमिस्त्री है उसका कॉस्ट है 700 से 900 रुपया, अलग अलग एरिया में अलग अलग डिपेंड करता है। रांची में 900 है, थोड़ा आउट एरिया में 700 भी है। ठीक है। कारपेंटर 750 से 950, बारबेंडर 700 से 900, इलेक्ट्रीशियन 800 से 1000 पर डे का, प्लम्बर 750 से 950 रुपया लेगा। जो हेल्पर में आएगा वो 500 से 650 रुपया रेट है। और अनस्किल्ड लेबर में जो आएगा वो है 400 से 500 रुपया। ठीक है। अब एग्जांपल देखो कि अगर 1 मीटर क्यूब का हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को खर्चा कितना आएगा, लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हमको लेबर टाइप जानना होगा कि कौन कौन लगेगा। ब्रिक वर्क में कौन कौन लगता है? मशीनरी, मेसन रहेगा, हेल्पर रहेगा और लेबर रहेगा। तो 1 मीटर क्यूब के लिए ब्रिक वर्क में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक मेसन चाहिए, एक हेल्पर चाहिए और 2 लेबर चाहिए। तो वापस आओ। ये क्वेश्चन था। तो नंबर्स में एक मेसन, एक हेल्पर और 2 लेबर। तो मेसन कितना चार्ज करेगा? मान लो 800 रुपया लेगा, हेल्पर 600, लेबर 500। तो 2 लेबर है तो 1000, एक हेल्पर है तो 600 और एक राजमिस्त्री है वो 800, तो टोटल आपको 2400 रुपया सिर्फ लेबर कॉस्ट होगी। क्लियर। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल रेट एंड लेबर वेजेस। कि जो मटेरियल, क्या क्या फैक्टर आपका रेट को चेंज करता है लेबर का? तो देखो, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अभी बोले कि जैसे रांची में रेट हाई है लेबर्स का, आउट एरिया में जाने से गांव तरफ थोड़ा कम रहता है लेबर चार्ज। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल,
मटेरियल अगर अवेलेबल है तो सस्ता है, अदरवाइज महंगा होता है। बालू बीच बीच में रुक जाता है, अगर बालू उठाना बंद हो जाता है तो बालू बहुत महंगा हो जाता है। अगर हम लास्ट ईयर की ही बात करें तो बालू था करीब 4,000 रुपया टर्बो से, ठीक है। अभी 9 से 10,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो मटेरियल अगर अवेलेबल रहता है तो फिर रेट सही रहता है, अदरवाइज वो बहुत महंगा होते जाता है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी रेट को डिफाइन करने के लिए। चौथा, मार्केट में डिमांड कितना है। जैसे आप बड़ा ब्रांड के साथ जाओगे तो उसका रेट हाई होता है। जैसे अगर आप टाटा का स्टील लगाओगे तो उसका रेट काफी हाई होता है, ठीक है। लोकल में आओगे तो उसका रेट कम होता है। जिंदल का भी रेट हाई है, जिंदल पैंथर स्टील, ठीक है। स्किल लेवल ऑफ लेबर, आप अगर लेबर सुबह जाओगे लेबर मंडी में मिस्त्री से बात करने कि हमको इतना काम कराना है, तो कुछ मिस्त्री होगा बोलेगा 500 में ही कर देंगे, कुछ मिस्त्री होगा बोलेगा नहीं 900 से नीचे हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है। तो जितना ज्यादा जिसको स्किल रहता है, अपना काम पे ज्यादा भरोसा रहता है, उसका चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से समझे कि जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कहीं ना कहीं उतना हाई रेट पे काम करता है। अगर आपके अकॉर्डिंग समझे तो आप जितना ज्यादा अपना टाइम दोगे कंपनीज में काम करोगे तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम वैसे ही वैसे आपका पेमेंट भी अपग्रेड होते जाएगा, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट वेज रेगुलेशन। गवर्नमेंट भी एक फिक्स करके रखा है कि सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड का एक रेट वो फिक्स किया हुआ है हर एक एरिया में, ठीक है। तो रांची का कुछ और है, हजारीबाग का कुछ और है, जमशेदपुर में कुछ और है, लातेहार में कुछ और रेट है, ठीक है। तो वो कहलाता है बेसिक पे कि उतना तो मिलना चाहिए, वो भी एक फैक्टर होता है। मान लो लातेहार में आदमी रेडी है 400 पे काम करने के लिए, बट गवर्नमेंट का नॉर्म्स कहता है कि नहीं आपको 500 इसको देना होगा, तो गवर्नमेंट को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। कि इस काम के लिए गवर्नमेंट बोला है कि इसको मिनिमम 500 मिलना चाहिए, तो उस रेट से उसको मिलना चाहिए, क्लियर। और साथ ही साथ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखो, जो ब्रिक वर्क करता है, जो दीवार जोड़ता है, उसको तो हम लोग डायरेक्ट ब्रिज का फाउंडेशन बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं ना। जो दीवार जोड़ता है, ईटा जोड़ता है, वो ब्रिज कैसे बनाएगा। तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन टाइप्स के लिए अलग अलग टाइप ऑफ लेबर रहता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है आपका टॉपिक, कैटेगरी ऑफ लेबर पढ़ लिए, उसका स्किल देख लिए, नंबर ऑफ लेबर्स देख लिए, डेली वेजेस देख लिए, डिफरेंट आइटम, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल। कि जो अलग अलग तरह का गाड़ी सब अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ट्रक हो गया, 407 हो गया, 709 हो गया, टर्बो हो गया, उसके बाद डंपर हो गया, ट्रेलर हो गया। तो ये सब गाड़ी का क्या कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड देयर हैरिंग चार्ज, साथ ही साथ वो क्या पैसा लेता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, क्लियर। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी से समझते हैं। हैंड कार्ट और व्हील बैरो दोनों एक ही जैसा होता है, अगर आप उसको सर्च करो, इसका इमेज शो करते हो। हाथ वाला गाड़ी होता है जिसमें हम लोग मटेरियल लेके जाते हैं, ये वाला देखे होगे साइड पे, ठीक है। इस पर सामान रख के हम लोग बालू ईटा ये सब वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो ये होता है 500, सॉरी, 50 से 220 लीटर का बाई वॉल्यूम, और वेट ये ऑलमोस्ट 300 kg है, ले जा सकते हैं हम इसमें एक बार में, ठीक है। इसी का छोटा एक आता है, वो होता है व्हील बैरो, जो छोटा साइज का होता है। उसमें हम लोग 100 kg का वेट हम लोग ले जा सकते हैं, मतलब 2 बोरा सीमेंट, क्लियर।
ट्रैक्टर जो रहता है, ट्रैक्टर 3 से 5 टन बाई वेट सह लेता है। और अगर वॉल्यूम में बात करें तो वो ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 मीटर क्यूब के आसपास का वॉल्यूम वो कैरी कर सकता है। Then, जो पिकअप गाड़ी होता है छोटा वाला, वो 1 से 2 टन का होता है, और वो 2.8 से 5.6 मीटर क्यूब का वो बाय वॉल्यूम पिक कर सकता है। ठीक है। जो बड़ा ट्रक होता है, लास्ट ट्रक, वो 15 से 18 मीटर क्यूब, और अगर क्यूबिक फीट में बात करें तो 530 से 635 क्यूबिक फीट बाय वॉल्यूम वो कैरी कर सकता है। इसके बाद आता है वाटर टैंकर। वाटर टैंकर भी अलग अलग साइज का आता है, 5,000 लीटर से लेकर 12,000 लीटर तक का आता है। जितना पानी का जरूरत है उसके हिसाब से टैंकर हम लोग मंगाते हैं। फिर है कॉन्क्रीट मिक्स ट्रक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी को हम लोग आरएमसी भी बोलते हैं, आरएमसी, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट ट्रक, कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ये चार से जो छोटा वाला आता है वो 4 से 6 मीटर क्यूब का कंक्रीट वो कैरी करके लेके आ सकता है। और जो स्टैंडर्ड होता है ट्रक, वो 8 से 11 मीटर क्यूब तक का बाय वॉल्यूम वो कंक्रीट ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्लियर। और जो बड़ा बड़ा ट्रेलर होता है, वो 20 से 25 टन का लोड वो कैरी कर सकता है। बड़ा ट्रेलर में क्या आता है तो वो भी शो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेम। ट्रेलर हेवी व्हीकल लोडेड विथ reinforcement। जो ज्यादा साइज का जो सरिया होता है ना, वो क्या होता है कि हम लोग उसको बेंड करके नहीं लाते, वो पूरा लंबा ही रहता है। वो सारा सब चीज ट्रेलर में आता है। और देखो, जैसे ये सब लंबा लंबा पाइप हो गया, सरिया हो गया, सरिया भी ऐसे ही आता है पूरा लंबा। ठीक है। वाटर पाइप हो गया, या कहीं पे और भी अलग अलग मटेरियल लेके जाना हो, तो ये सबको हम लोग ट्रेलर कहते हैं, और इसमें हम लोग पूरा स्ट्रेट ही रखते हैं। क्लियर। देखो, जो पतला सरिया होता है 12 mm 16 mm तक, तो उसको हम ऐसे बेंड करके लोड कर देते हैं। बट जो हेवी हेवी होता है 25 या उससे ऊपर डाया का 32 डाया का, वो सब हम लोग ऐसे पूरा सीधा रखते हैं। ठीक है। उसको हम लोग बेंड नहीं करते हैं। देन, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल मीन्स मूविंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू द कंस्ट्रक्शन साइट। सोर्स क्या क्या होगा? सप्लायर हो सकता है, कोई स्टोर हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है। ठीक है। वहां से पिक करके कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाने को ही हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बोलते हैं। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर्स टाइमली वर्क एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। अगर टाइम पे मटेरियल आएगा तो आपका पैसा जो है वो बचेगा। कैसे बचेगा? अगर मटेरियल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं आपको लेबर पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। मटेरियल अगर घट गया तो लेबर ऐसे 5 साढ़े 5 बजे तक काम करता है। अगर मटेरियल ही घट गया तो वो तो पहले ही छुट्टी हो जाएगा उसका। ठीक है। कॉमन मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग आर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, स्टील, स्टोन, वाटर, कॉन्क्रीट। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस किस फैक्टर के वजह से इफेक्ट होगा? तो सबसे पहला तो है कि डिस्टेंस, कि जहां से उठ रहा है और जहां पे लाके उसको रखना है। तो जो सोर्स है जहां से आ रहा है और जो साइट है जहां पे उसको रखना है, उस दोनों का बीच का डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ रोड कंडीशन, रोड का कंडीशन कैसा है, कौन सा व्हीकल यूज किए हैं, फ्यूल कॉस्ट, पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल तो लोडिंग गाड़ी में यूज होता ही नहीं है, डीजल का आता है। ठीक है।
जितना भी लोडिंग व्हीकल है सब डीजल पे चलता है, तो फ्यूल कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, जो उसको चढ़ाएगा, जो उसको आके यहाँ उतारेगा, उसका चार्ज। और ऐसा नहीं कि आदमी करता है, बहुत सारे इतना हेवी मटेरियल होता है, जैसे अभी यहाँ पे देखे पाइप सब, और सब बैक करते हैं, मान लो एक और बैक, हाँ, अब ये सब पाइप है, ये आदमी थोड़ी उठा पाएगा, इसके लिए क्रेन चाहिए, फिर क्रेन का एक अलग खर्चा है। ठीक है, डैम से जो मोटा मोटा सब पाइप्स आता है वाटर सप्लाई के लिए, वो सब हाथ से थोड़ी उठेगा, वो सब उठाने के लिए क्रेन चाहिए, जेसीबी चाहिए। क्लियर? ट्रैफिक एंड वेदर कंडीशन। अब बरसात में आप रॉड को लेके आ रहे हो, तो जाहिर सा बात है कि आपको उसको पूरा प्रोटेक्शन देना होगा। वेदर कंडीशन की वजह से उसमें आप जो पूरा कवरिंग कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को तो इंक्रीज किया ना। तीसरा, इसी में है ट्रैफिक। आप देखोगे एनएच वगैरह में जाते होगे तो टोल रहता है, टोल प्लाजा। वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, सो दैट कि आप वहां से क्रॉस कर पाओ, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है। और जितना बड़ा गाड़ी होता है उतना ज्यादा पैसा लेता है, 300 400 500 एक टोल पे लगता है। मान लो आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक में बीच में आ गया 5 टोल, और हर टोल पे 500 रुपया लिया, तो 2500 तो डायरेक्ट यहीं पे हो गया। क्लियर? उसके बाद है क्वांटिटी एंड वेट ऑफ मटेरियल। देखो जितना ज्यादा वजन होगा गाड़ी को खींचने में, उतना ज्यादा डीजल लगेगा, माइलेज की बात है। ठीक है, तो जितना ज्यादा लोडिंग होगा डीजल ज्यादा खाएगा, तो लोडिंग भी इफेक्ट करता है, क्वांटिटी इफेक्ट करता है, और उसका वजन इफेक्ट करता है। क्लियर? इसी का एक लास्ट टॉपिक है कि जो भी व्हीकल हम यूज में ले रहे हैं, उसका पर डे का चार्ज कितना। तो व्हील बैरो या हैंड कार्ट आप देखो तो 200 रुपये से लेके 400 रुपया उसका चार्ज होता है पर डे का। ठीक है, ट्रैक्टर 800 से 1200 रुपये एक ट्रिप का लेता है, एक सोर्स से उठाएगा लाके रखिएगा, तो वो एक ट्रिप कहलाता है, उसका 800 से 1200 रुपया चार्ज है। ठीक है, मिनी ट्रक 1500 से 2500 रुपया, डंपर, उसको डंप ट्रक बोलते हैं, वो 3000 से 4500। जो बड़ा ट्रक होता है वो 5 से 7 हजार पर ट्रिप। एक चीज और, इसमें ना फ्यूल इंक्रीज नहीं है, वो अलग से है, तेल का पैसा अलग लगेगा। लार्ज ट्रक 5 से 7 हजार, वाटर टैंकर 1 से 2 हजार रुपया लेता है हर ट्रिप करने का। और जो कंक्रीट मिक्सर है, कंक्रीट मिक्सर ट्रक का 4 से 6 हजार रुपया लगता है। एक मिनट रुकना। ठीक है, कंक्रीट मिक्स ट्रक जो होता है वो 4 से 6 हजार रुपया लेता है पर ट्रिप। क्लियर? यहाँ पे नोट में से लिखा हुआ है कि चार्जेस वेरी डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, फ्यूल प्राइस, लोकल मार्केट रेट। अगर नॉर्मल डिस्टेंस है तो वो इसी में आपको कर देगा, अलग से तेल का पैसा नहीं लेगा। लेकिन जब आप अगर बात करो कि लार्ज ट्रक का, डंपर का, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, तो उसमें वो सिर्फ गाड़ी का पैसा है ये, इसके अलावा जो फ्यूल चार्ज होगा वो तो अलग से वो कैलकुलेट करेगा, और उसको वो उसमें ऐड ऑन करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितना भी टोल आएगा, टोल का पैसा भी वो काउंट करेगा, आने का जाने का, दोनों साइड से टोल कटता है, तो दोनों साइड का पैसा लगेगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालिए, जिसमें सैंड का क्वांटिटी है 10 मीटर क्यूब, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ट्रक का कैपेसिटी है 5 मीटर क्यूब, और पर ट्रिप का चार्ज करता है वो 2000 रुपया। ठीक है, तो ट्रक का कैपेसिटी ही है 5 मीटर क्यूब, मतलब उसको 2 ट्रिप करना पड़ेगा ना 10 मीटर क्यूब ले जाने के लिए। ठीक है, और एक ट्रिप का 2000, तो 2 ट्रिप का 4000। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
अब लेकिन यहीं पे अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता, 100 हो जाता, तो इसमें हम लोग फ्यूल का भी चार्ज ऐड करते। क्लियर। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे जीएसटी, लीड, लिफ्ट, ओवरहेड चार्ज, वाटर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जो 10% होता है जनरली, एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।